निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस यानी विज्ञान का लेसन नंबर 17 वन हमारी जीवन रेखा को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले लेसन नंबर 16 यानी 16 तक के वीडियोस बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा। इस अध्याय में हम वन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे। इसमें देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट हमने बनाया है प्रोफेसर अहमद। जब इस पाठ की शुरुआत होती है तो प्रोफेसर अहमद के बारे में बताया जाता है। वो कुछ बच्चों को लेकर वन में जाते हैं, वन को घुमाने ले जाते हैं। और इसमें स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि जो वन है वो हरे फेफड़े के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। ये एक भ्रमण से संबंधित कहानी है। कहानी प्रोफेसर बच्चों एवं टीबू की है। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर के बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी कि बाहर जो वन है उसका सफाई किया जाए, यानी एक तरह से काटा जाए, वहां कारखाना स्थापित किया जाए, ऐसा योजना प्रस्तुत की गई थी। लेकिन इस योजना का विरोध होने लगा। क्यों हुआ? लेकिन प्रस्ताव के विरोध हुआ क्योंकि हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे फेफड़े। इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। किसे को? जो वन है उसे हम अन्य नाम से जान सकते हैं। क्या होगा? हरे फेफड़े। पूछा जा सकता है कि हरे फेफड़े किसे कहा गया है अध्याय 17 में? तो वन को कहा गया है। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। इसमें जो बच्चे हैं, बूझो है और उनके दोस्त हैं, तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। तो वे वन में जाते हैं, तो उन्हें लेकर प्रोफेसर अहमद वन में लेके जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर अहमद को लगता है कि शायद ये वन नहीं घूमे, इसलिए इन्हें ये बात समझ में नहीं आती है। तो वो उनको लेके जाते हैं और वहां पे एक चरवाहा से भी मिलते हैं जिसका नाम टीबू होता है। अब चलिए इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये स्टार्टिंग से यही है। इसके बाद वन में जाते हैं तो क्या क्या होता है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, हरे फेफड़े। पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। यहाँ दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि जो वन है उन्हें हरे फेफड़े कहा जाता है। दूसरा, वन जो होता है जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। वन किस रूप में कार्य करते हैं? कुछ जल शोधन तंत्रों के रूप में, याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाता है, अगला पॉइंट है वन। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। किससे मिलकर बना एक तंत्र है? तो याद रखिए, वन जो है विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर, सूक्ष्म जीव भी हैं इसमें, जंतु भी हैं, विभिन्न तरह के पादप हैं, इससे मिलकर क्या बना है? वन बना है। वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, शाक और घास पाई जाती है। क्या क्या होता है? वृक्ष होता है जो बड़े बड़े होते हैं, झाड़ियां, ये साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसके उदाहरण भी आपको आना चाहिए। वृक्ष किसे कहते हैं हम लोग? फिर झाड़ियाँ क्या है? नहीं तो वो जो भी ओल्ड लेसन है क्लास 6 में आपको पढ़ना है तो उसे आप देख लीजिएगा, वहाँ पे बताया गया कि झाड़ियाँ क्या है, जिसमें गुलाब वगैरह जो होते हैं वो। इसके अतिरिक्त शाक और घास के बारे में भी बताया गया है, तो भी पाई जाती है। वन अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। जो भी जंतु है जंगल में ही रहते हैं, जाहिर सी बात है उन्हें आश्रय यानी आवास उन्हें प्रदान मिल रहा है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई होती है। ये भी आपको आना चाहिए कि विसर्पी लताएं के एग्जाम्पल कौन कौन है या आरोही लताएं के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ये क्लास 6 में आपको पढ़ना है साइंस में। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो उस पर वीडियोस बने हैं, जाके
देख लीजिएगा। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं विसर्पी लताओं के एग्जाम्पल, आरोही लताओं के एग्जाम्पल, शाख के एग्जाम्पल, झाड़ी और वृक्ष के एग्जाम्पल, ये नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। जिसका भी सही होगा उसे हम पिंच कर देंगे, सबसे टॉप पे आ जाएगा। ये एग्जाम्पल सीटेट में, अदर टेट में, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सघन क्षेत्र। सूकर, सूकर को अन्य नाम से जानते हैं वराह या सुअर। गैर, इसको जानते हैं बाइसन के नाम से। गिद्दड़, सेही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। सघन, सघन मीन्स हो गया जहां बहुत ज्यादा मतलब घना जो जंगल है वो, उस क्षेत्रों में कौन कौन से रहते हैं, तो सूकर, गौर, गिद्दड़, सेही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। अगला पॉइंट है वनों से प्राप्त उत्पाद। वनों से क्या क्या उत्पाद हमें प्राप्त होता है, को काठ से बनी अनेक वस्तुएं जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस के तिलियां और फर्नीचर हो सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे माचिस का तिल्ली देखिएगा तो लकड़ी का ही बना होता है। बक्सा देखिएगा, लकड़ी का बक्सा आपको देखने को मिल जाएगा। घर में अन्य तरह के भी बक्से मिलेंगे लेकिन लकड़ी का भी बक्सा होता है। इसके अतिरिक्त कागज वगैरह, इस सब में किसका इस्तेमाल होता है, पेड़ पौधे का इस्तेमाल होता है। इसके बाद है गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप जैसे जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त उत्पाद है। जड़ी बूटी भी किससे प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से, तो वो किससे मिलेंगे, वनों के उत्पाद ही है। जंतुओं का जो चारा होता है, घास वगैरह जो खाया जाता है, वो कहाँ से, वन से ही मिलता है। गोंद भी पेड़ पौधे से ही मिलता है। तेल, मसाले, ये सब कहाँ से मिलते हैं, को वनों से ही प्राप्त उत्पाद है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है शिखर। प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरन और नवोद्भिद और पौधा में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। इसमें बताया गया है कि प्रकृति जो है उसमें वृक्ष पर्याप्त मात्रा में क्या करते हैं, बीज उत्पन्न करते हैं। और बीज जो होता है वो भूमि में चला जाता है, जो वन की भूमि है उसमें वो चला जाता है और वहाँ पे क्या होता है, अंकुरित होता है, यानी एक नया पौधा क्या होता है, विकसित होता है। विकसित होता है तो जो वन है ना वो उसके अनुकूल परिस्थितियां बनाता है जिससे वो विकसित हो, और विकसित होकर यानी वृद्धि करके वो एक वृक्ष के रूप में तब्दील हो जाता है। कुछ ही हो पाते, कुछ अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन पाती है, किसी कारणवश वो वृक्ष नहीं बन पाते हैं। तो वही चीज लिखा गया, कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। तने से ऊपर उठ जाता है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए शाखा क्या होता है, इसमें शाखीय का चर्चा है। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया ना, जैसे में अगर कोई पेड़ है तो सपोज कीजिए ये पेड़ के नीचे क्या हो गया, भूमि के नीचे ये क्या हो गया, जड़ हो गया। ये पेड़ है, ये सपोज कीजिए पेड़ है, नीचे क्या हो गया, ये नीचे में धरती के नीचे ये क्या हो गया, जड़ हो गया। ऊपर ये तना होता है। तना से एक ये ऐसे करके ब्रांच निकला होता है, अंग्रेजी में ब्रांच कहते हैं और हिंदी में इसे किस नाम से जानते हैं, शाखा के नाम से। तो यही जो ब्रांच जो है तने से ऊपर जाके ऊपर शिखर का निर्माण, देख लीजिए ये शिखर है इसका, ये ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, ये शिखर है, सबसे ऊपर वाला भाग। वही चीज इसमें बताया गया है कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है तो शिखर कहलाता है। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष जो लंबे लंबे वृक्ष होते हैं को शीर्ष परत बनाते हैं। कैसे परत बनाएंगे, शीर्ष परत बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। जिसके नीचे क्या होते हैं, झाड़ियों द्वारा। झाड़ी क्या होता है, छोटा सा पेड़ होता है जिसमें कांट वगैरह होता है। झाड़ी आपने देखा भी होगा, गुलाब वगैरह वो झाड़ी का ही एग्जाम्पल है। तो झाड़ियों द्वारा बनी होती है। शाक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत बनाती है। शाक जो होता है सबसे छोटा पौधा होता है, तो वो सबसे नीचे अपना परत बनाती है। तो ये था शिखर के बारे में हमने पढ़ा। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या लिखा गया है। अगला पॉइंट है आपका वितान के बारे में। वितान क्या होता है, शायद आपके लिए नया शब्द हो। वन में ऊंचे वृक्ष की शाखा कम ऊंचाई के वृक्ष के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। यह वितान या कैनेपी कहलाता है। दोनों शब्द याद रखिएगा। दोनों शब्द कौन कौन सा, वितान और कैनेपी।
वितान और कैनेपी क्या होगा, याद रखिए हमेशा के लिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अजीब सा शब्द आपको आज दिख रहा होगा, पहली बार सुने होंगे तो। ठीक है, होता है क्या है, आप समझ रहे हैं कि कोई ऊंचे वृक्ष होते हैं, उसके नीचे कोई छोटा सा वृक्ष होगा, तो जब ऊंचे वृक्ष की शाखा जो ब्रांच है, ऊंचे वृक्ष की शाखा कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देते हैं। जैसे ऊंचा वृक्ष हो गया, नीचे में छोटा वृक्ष हो गया, अभी ये छत की तरह ऐसे फैले हुए छत की तरह दिखाई देते हैं, तो इसे हम किस नाम से कहेंगे, तो यह वितान या कैनेपी कहलाता है। दोनों शब्द याद रखिएगा, वितान का भी दिया जा सकता है, नहीं तो कैनेपी दिया जा सकता है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, अधोतल। अधोतल क्या होता है? वृक्षों के शिखर की आकृति और अमाप में परस्पर भिन्न होते हैं। आकृति और अमाप में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाई पर 36 परतें बनी होती है, जिसे अधोतल कहते हैं। देखिए है क्या ये कि वृक्षों के जो शिखर होते हैं, शिखर अभी हमने बताया कि ऊपर वाला जो सबसे ऊपरी ये भाग होता है, ये को ये होता है, ये इसकी आकृति। अब देखिए इसका आकृति देखिए, इसका आकृति देखिए, इसका आकृति देखिए, और इसका अमाप देखिए, इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका देखिए, तो हम भिन्न भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाई पर, बहुत सारे मतलब ऊंचे ऊंचाई पर 36 परतें बनती है। क्या बनती है? 36 परतें ये क्या होती है? बनती है। 36 परतें क्या होती है? बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अधोतल कहते हैं। अधोतल में क्या हो गया? 36 परतें जब शिखर पे बनेंगी सबसे ऊंचाई पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? अधोतल के नाम से जानेंगे। अगला पॉइंट है जलवायु परिस्थितियां। विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण क्या होता है? वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों के किस्मों में भिन्नता पाई जाती है। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न वन में क्या होंगे? भिन्न भिन्न जंतु पाए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है आर्द्र और गर्म के बारे में। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई देती है। वन भूमि की सतह जो होती है, सतह मतलब नीचे का जो धरती होता है, वो गहरे रंग की दिखाई देती है। किस कलर में दिखाई देती है? गहरे रंग में। तथा वह सूखी और क्षयमान पत्तियों, फलों, ये क्या लिखा गया? ये पानी है। फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी होती है। और वो क्या होता है? जो परत होता है, धरती का सतह जो होता है, भूमि का सतह वन के, तो वो क्या होता है? सूखी, यानी पेड़ पौधे को जाहिर सी बात है उसके पत्ते टूट के नीचे आएंगे हैं, कुछ सूखी और क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाख से क्या होती है? ढकी होती है। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। अब यहाँ गर्म थे लिखा गया है क्योंकि जब स्टोरी मतलब भ्रमण में जब वो लोग जाते हैं बच्चे, तो वहां पे वो घूमते हैं, तो वो देखते हैं कि वो क्या था? आर्द्र और गर्म थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने बोल्ड में भी किया है। तो क्षयमान पदार्थ जो क्या थे? आर्द्र और क्या थे? गर्म थे। आर्द्र थे और क्या थे? गर्म थे, याद रखिएगा। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत होता है। वन में जब सूखी पत्तियों पे चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पे पत्ती गिरा हुआ है, उसके बीच हवा है, यानी पत्ती को एक के ऊपर दाब के तो रखा नहीं गया है, तो क्या होता है कि हम उस पे चलते हैं तो स्पंज की तरह लगेगा, यानी थोड़ा सा नीचे दबेगा। वही चीज लिखा गया है, वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत होता है। और आप जब चलेंगे वन में तो आप देखेंगे भी कि चर्र से आवाज होगा, पत्ती नीचे दबेगा। कुछ पत्ती सूख गए हैं ज्यादा को टूटेंगे भी। अब बात कर लेते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन के विभिन्न घटक क्या होते हैं? एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है, और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इसी को हम खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, घास को कीटों द्वारा खाया जाता है। घास जो है उसको कौन खाता है? को कीट खाता है, जिन्हें मेढक खा जाता है। और कीट को कौन खा जाता है? को मेढक खा जाता है। मेढक को कौन खाएगा? को मेढक को सर्प खा लेते हैं। इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास है, घास को कौन खाया? कीट खाया। कीट को कौन खा गया? मेढक खा गया। मेढक को कौन खा गया? सांप खाया। कोई ये किसका उदाहरण है? वो खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है।
तो यहाँ पे लिखा भी गया है, ये घास हो गया, ये घास होगा, इसे ठीक कर लीजिएगा। घास, कीट, मेढक, सर्प। अब सर्प को भी कोई खा जाता है, वो है आपका उकाब यानी करोड़। किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। अगर कोई एक खाद्य श्रृंखला है, उसमें कोई विघ्न पड़ जाए, किसी कारण कुछ हो जाए, तो यह अन्य श्रृंखलाओं को भी प्रभावित करता है। जैसे में घास खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो कीट जीवित नहीं रहेंगे। अगर कीट खा लिया, कीट है, कीट को मेढक नहीं खा पाता है, चाहे मेढक है ही नहीं, तो सर्प क्या करेगा, तो ये खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगा, एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं। इसलिए और जो भी जीव जंतु धरती पे मौजूद हैं, सभी किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है ह्यूमस तथा अपघटक के बारे में। मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पादपों और जंतु उत्कों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। मशरूम, अन्य सूक्ष्म जीव जो हैं, मृत पादप यानी जो भी मृत है, पौधे हैं, मृत पौधे हैं, और जंतु उत्कों को खाते हैं। क्या कहते हैं, जंतु उत्कों को खाते हैं। मशरूम के बारे में आप जानते भी होंगे। मान लीजिए आपने अपने एरिया में भी देखा होगा, मान लीजिए कि कहीं धान काट दिया गया, उसका पुआल है कहीं पड़ा हुआ है, तो वहाँ पानी बरसता है बाहर में कहीं, और वो कुछ दिन सड़ा सड़ा सा हो जाता है, तो वो गलने लगता है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा मशरूम, एक छोटा सा व्हाइट कलर का पौधा आ जाता है। जैसे कुकरमुत्ता वगैरह बहुत सारे नाम से भी इसे जानते हैं, अन्य नाम से। तो मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीव मृत पादपों और जंतुओं को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ह्यूमस के नाम से जानते हैं। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव अपघटक कहलाते हैं। अब अपघटक किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा कि जो पादपों और, ये और लिखा हुआ, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को, जो भी उसके मरे हुए शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। किस में परिवर्तित कर देते हैं, ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मृत जंतु गिद्धों, कौओं, गिद्धड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। जो भी मृत जंतु हैं, किसके ये भोजन बन जाते हैं, तो गिद्ध के भी बन जाते हैं, कौवा का बन जाते हैं, गिद्दड़ का बन जाते हैं, और कीटों के भी भोजन बन जाते हैं, जो भी मृत जीव हैं। और जो भी ह्यूमस तैयार हुए तो वो मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में मिल जाने के बाद ह्यूमस क्या है, एक पोषक तत्व है। को पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाता है, फिर कोई पौधा वौधा उगाते हैं तो पोषक तत्व क्या होता है, फिर से जो सजीव पादप है उसके मूल रोमों यानी जो भी उसके जड़ हैं उसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, फिर वो फल वगैरह में ये परिवर्तित होकर वो हमें दोबारा प्राप्त हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है वाष्पोत्सर्जन। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। जो भी वृक्ष हैं अपने मूलों से क्या करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। अगला पॉइंट है आपका वन क्षेत्र के बारे में। वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है, वन क्षेत्र के अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियां प्राप्त करते हैं। वन उन्हें क्या क्या देता है, तो भोजन देता है, आश्रय देता है, जल देता है और क्या देता है, औषधियां प्रदान करती हैं। सघन झाड़ियों और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। जो सघन झाड़ियां होती है वो ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय यानी आवास जो होता है वो प्रदान करती है। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। किसके बीच परस्पर क्रिया हमेशा होती रहती है, तो वन में
मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका जंतुओं की लीद से संबंधित। जंतुओं की लीद की एक बड़ी छैमान ढेरी पर अनेक भृंग, शब्द ये नाम याद रखिएगा, अनेक भृंग और कैटरपिलर लार्वा यानी पनपते हैं तथा अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित होते हैं। ये नवोद्भिद कुछ शाकों और झाड़ियों के होते हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्ण करते हैं। इस प्रकार जंतु तथा मृदा वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोद्भिदों को उगाने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। तो ये तो आप जानते होंगे कि जो भी जंतुओं का क्षयमान गोबर है, तो वो अगर कुछ दिन रख दिया जाए, सड़ जाए वो, उसके बाद आप अपने खेतों में छिड़क दे तो बहुत ही पोषक तत्व के रूप में वो तब्दील हो जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है पुनर्जनन और वृद्धि से संबंधित। पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांसभक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है, अर्थात वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो वन है वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। अब अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है वन नष्ट होंगे तो क्या होगा। अगर वन नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा। यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। अगर वन नष्ट हो जाते हैं तो वायुमंडल में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी जिससे क्या होगा, पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। ये क्यों होगा, ये साइंस में आपको बताया गया है। क्योंकि जो भी पेड़ पौधे वन में क्या है, तो पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन वो बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। किस लिए, श्वसन में नहीं, वो किस में उपयोग करते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। श्वसन में कभी भी ऑक्सीजन ही लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने में वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उतनी ही अधिक मात्रा में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और श्वसन वो भी करते हैं तो वही काम करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन भोजन बनाने में ज्यादा खर्च होता है, इसलिए वो अधिक मात्रा में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। वही चीज लिखा गया है कि उससे क्या होगा, पेड़ पौधे कट जाएंगे, जाहिर सी बात है कि भोजन नहीं बनेगा, पेड़ पौधों का नहीं बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग श्वसन क्रिया में छोड़ते हैं तो उसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों और जो भी पादप है उनकी उपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है जिससे बढ़ाती है। पेड़ अगर नहीं हो, उसकी अनुपस्थिति हो जाए तो मृदा यानी जो मिट्टी है जल को नहीं बांध पाएगी जिससे क्या होगा, बढ़ाएगा। चौथा लिखा गया है हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है, यानी वन का रोपण नहीं करना बहुत ही घातक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है वन से फायदे के बारे में। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौमजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है।
ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। वन जो है वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं, यानी जो भी ऊपर से बारिश आता है उसको क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, यानी उसको सोखते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। और क्या करते हैं, उसे अवस्रावित होने देते हैं, पृथ्वी के अंदर उसे ले जाते हैं। ये वर्ष भर भौमजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है और इससे क्या होता है, भौमजल का स्तर वो बना रहता है। इसके बाद आगे है, वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। और ये होता कैसे है, तो वन जो होता है, पेड़ पौधे जो हैं, तो वो बाढ़ नहीं आने देता क्योंकि वो एक तो नीचे मिट्टी के नीचे लेके जाता है और पानी को वो रोकता है। इससे क्या होगा, बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायता होता है। बल्कि नदियों के जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी ये क्या करता है, सहायता करता है, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है, हमेशा आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र को भर सकता है। अब सीधे क्या करेगा, नीचे मतलब जल आ जाएगा, जल आने के बाद आसपास के क्षेत्रों में वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। तेज वर्षा होगा तो मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को क्या होगा, वो क्षति पहुंचा देगी। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपर्दन हो सकता है, यानी उसको काट के बहा के कहीं और लेके चली जाएगी, जिसे अन्य नाम से जानते हैं, अपर्दन के नाम से। आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, जहाँ वन रहेगा वहां पे अच्छी वर्षा होती रहती है। हवा भी ठंडी रहती है, हवा क्या चलेगी, ठंडी रहेगी। आज आप लोग देख रहे हैं बहुत जगह बाढ़ आ रहा है, किसके कारण हो सकता है, तो जाहिर सी बात है वन नहीं है। और बहुत जगह क्या होता है कि आपका गर्मी देख रहे हैं, तो ये किसके कारण हो जाएगा, समय वर्षा भी नहीं हो रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा हो रहा है, तो ये सब वन के कारण हो सकता है। तो वन रहने पे ठंडी हवा भी क्या रहती है, ठंडी रहती है। यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी होता है, लेकिन वन वहां से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेते हैं। सड़क का जो भी वाहन से शोर होता है उसे क्या करते हैं, वन अवशोषित कर लेते हैं। वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। वन किसको किसको नियमित करते हैं, गुणवत्ता को, जलवायु, जल चक्र, वायु की गुणवत्ता को क्या करते हैं, नियमित करते हैं। वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन औषधियों, पादपों, काष्ठ और अनेक उपयोगी उत्पादों के क्या हैं, स्रोत हैं। ये पिक्चर भी है आपका, संवृत्त वितान और वनस्पति की अनेक परतें वर्षा की बूंदों की चाल को कम कर देता है। वर्षा की बूंदों को क्या करता है, ये चाल को कम कर देता है, क्योंकि वहां पे गिर रहा है वर्षा, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट धरती पे नहीं आएंगी, वो पेड़ का जो ऊपरा जो शिखर होता है, जो वितान होता है, उसे वो टकराएंगे और तब नीचे जाएंगे धीरे धीरे। और नीचे मिट्टी में दिखाया गया है, मूल तंत्र जल में भूमि अवस्रवित होने में सहायक होता है। जो मूल तंत्र है, क्षयमान सामग्री से ढकी भूमि स्पंज की भांति प्रतीत होते हैं, ये सब देख सकते हैं। वर्षा होने पर वन में नहीं भीग पाते। बहुत सारे जब हम लोग वन में जाते हैं, वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन नीचे क्या होगा, नीचे अगर हम छुप जाते हैं तो वहाँ पे हम भीग भी नहीं पाते हैं। अगला पॉइंट है 21% वन क्षेत्र। यहाँ पे देखा जाए तो लिखा गया, भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% वन क्षेत्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से यह निरंतर कम होता जा रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमने वन आच्छादित क्षेत्र के महत्व को समझ लिया है। हाल के वर्षों में किए गए सर्वेक्षणों से यह संकेत मिल रहे हैं कि वन आच्छादित क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि हुई है। तो ये थे महत्वपूर्ण पॉइंट्स वन से संबंधित। एक महत्वपूर्ण चैप्टर को आज हमने कंप्लीट किया, लेकिन चलते हैं उसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं, और हम चाहेंगे कि इसका उत्तर आप जरूर हमें दें। मेरे उत्तर देने से पहले कमेंट सेक्शन में आप देना चाहें तो दे सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहला ये 7 नंबर क्वेश्चन है जो फिल इन दी ब्लैंक्स है। इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों की डैश डैश में सहायता करते हैं। किस में सहायता करते हैं, तो ये सहायता करते हैं जो भी कीट है, जो भी तितलियां हैं, जो भी मधुमक्खियां हैं, जो भी
पक्षी हैं वो पुष्पीय पौधों की परागण में सहायता करते हैं। जिसने भी कमेंट सेक्शन में परागण उत्तर दिया है बिल्कुल सही है। अगला है वन परिशुद्ध करते हैं डैश डैश और डैश डैश को। किसको परिशुद्ध करते हैं? जी हाँ, आपने सही सोचा, वन परिशुद्ध करते हैं वायु और जल को। अगला क्वेश्चन है शाक वन में डैश डैश परत बनाते हैं। कौन सा परत बनाते हैं? तो शाक वन में सतही परत बनाते हैं। शाक छोटे छोटे होते हैं तो वो क्या होगा, सतही परत बनाते हैं, यानी सबसे नीचे वाला परत बनाते हैं जिसे हम सतही परत कहते हैं। ये हमने पढ़ा भी था। अगला है वन क्षयमान पत्तियों और जंतुओं की लीद डैश डैश को समृद्ध करते हैं। तो ये भी आप जानते हैं ह्यूमस को क्या करते हैं, वो समृद्ध करते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है चारों में से एक सही होगा। माने कौन सा वन उत्पाद नहीं है ये आपको बताना है। तो ये है आपका कैरोसिन। कैरोसिन जो है वन उत्पाद इसमें से नहीं है, क्योंकि वो कैरोसिन जो है मिट्टी से निकाला जाता है। जो भी चीजें वो नीचे पृथ्वी में धंस जाती है किसी कारणवश, तो उसके बाद वो बहुत सारे स्केल पे वो अपना मिट्टी तेल, केरोसिन यानी मिट्टी तेल आपका बाहर निकलता है। अब इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, यानी इसमें से बाकी सब सही है, एक कोई गलत है। तो ये आपको बताना है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, क्या सही है? अपरदन से यानी जो भी कटाव होता है बहा ले जाती है, वन उससे बचाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बचाते हैं। अगला है वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। एक तो निगेटिव भी ये ऑप्शन भी दिया गया, तो जाहिर सी बात है निर्भर तो होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तभी तो वो खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये गलत हो जाएगा, ये गलत लिखा गया है। तीसरा भी पढ़ लेते, वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। चौथा है मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। जी हाँ, ये भी पॉइंट हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों से, जो भी मृत पादप है, जो भी पेड़ पौधे हैं मृत पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। इसमें से कौन सा वो नाम है ये आपको बताना है। बालू है, मशरूम है, ह्यूमस है या कास्ट है? तो ये आपको बताना है। क्रिया से क्या बनता है? मशरूम तो नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत जवाब है। जो भी मशरूम सोच रहे होंगे तो मशरूम क्या करता है ना, तो वो सूक्ष्म जीव के रूप में आपको लिखा हुआ आगे मिला होगा। आप दोबारा रिवाइंड करके वीडियोस देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ह्यूमस। जी हाँ, जिसका भी उत्तर ह्यूमस है वो बिल्कुल सही है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये लेसन आप अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।